जब भैया का भाषण सुन रहे थे तो लोगों से पूछना पड़ा कि इनका नाम क्या है। तो मेरा रोष जो है सत्ता में बैठे निरंकुश तानाशाह टाइप के लोगों से है, जिनको मतलब इनके सपनों से, इनके मुद्दों से कोई सरोकार नहीं है। इनको लगता है कि लोग हमें हिला देंगे, हमारा तख्ता पलट कर देंगे। ते डरते हैं ईमानदार आवाज़ और आंदोलन को दबाना इन्होंने ही चालू किया, कल्चर चालू किया। तो आज समझिए क्या ऐसा कारण है। भारी संख्या में लोग भी यहाँ पे हैं, तो अंत में इतना लंबा चौड़ा प्रोटेस्ट होने के बाद उम्मीद है कुछ की बदलाव आएगा, ऐसा कुछ। नमस्ते स्टूडेंट, लाइव देख रहे हैं और इस वक्त हम जंतर मंतर में हैं। पीछे देख सकते हैं यूपीएससी के अनफेयर सीसैट का पोस्टर लगा है, जिसके खिलाफ लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहा है। और जो विरोध प्रदर्शन मुखर्जी नगर में हो रहा था और वो अब जंतर मंतर तक आ चुका है। देश में हर जगह अपनी बात को पहुंचाने का, खास कर मंत्रालयों में और यूपीएससी तक। लेकिन हमारे साथ आज सूरज भैया हैं। बात करने तो स्टूडेंट से आए थे, जो नॉर्मल नीचे स्टूडेंट बैठे थे, लेकिन जब भैया का भाषण सुन रहे थे तो लोगों से पूछना पड़ा कि इनका नाम क्या है। पता चला कि सूरज भैया हैं और इलाहाबाद के रहने वाले हैं। तो सूरज भैया, आप यूपीएससी की तैयारी करते थे, एक सवाल था पहले, कभी सोचा था कि यूपीएससी की तैयारी करते करते कभी जंतर मंतर प्रोटेस्ट करने आना पड़ेगा? देखिए ऐसा है कि तैयारी करना, पढ़ना लिखना भारत के हर युवा का सपना होता है। बिल्कुल। कोई शौकिया ये सब करने नहीं आता। और हम लोग जिस घर समाज से रहे हैं, हम लोगों को अपने हक हुकूक की लड़ाई को लेकर भी संघर्ष करना सिखाया जाता था। बिल्कुल। और ये जरूर बताया जाता था कि अगर आप ईमानदार हैं और समाज में किसी चीज़ को गलत होते देखें तो आप आवाज़ उठाएं। बिल्कुल। तो तैयारी करना हम लोग पढ़ना स्टार्ट किए, पढ़ते थे, कई एग्ज़ाम भी दिए, कुछ जगह नहीं हुआ, कुछ जगह होने के कगार पर थे, लेकिन हम लोग लड़ाई लड़ते लड़ते ही 2 कदम आगे निकले और आंदोलन और इन सब चीज़ों में हमेशा इन्वॉल्व रहे। तो हम वही कह रहे हैं आपको कि आज जो भी ज़रूरत होती है लोगों की, जहाँ पर युवाओं का जो एक भविष्य होता है देश का, अगर उसको आप मनमाने तरीके से आप उसकी बातों को नहीं सुन रहे हैं, नहीं रख रहे हैं, तो आप सीधी सी बात है कि आप ज्यादती कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि अगर आप नहीं मानेंगे तो हम लड़ेंगे, और अपनी लड़ाई को लड़ना ही हर युवा का कर्तव्य भी होना चाहिए और नैतिकता भी है। आप यूपीएस यहाँ पे स्टूडेंट है, स्टूडेंट की बात है, यूपीएससी की बात है, दोनों की। लेकिन जब मैं आपका भाषण सुन रहा था तो उसमें कहीं ना कहीं आप नेताओं के प्रति आक्रोश जो था आपका उबल रहा था, तो वो क्यों था? नेताओं के खिलाफ क्या है? नहीं, नेताओं के खिलाफ कोई आक्रोश नहीं है। नेता बहुत अच्छे अच्छे हमारे देश ने दिए, अच्छे अच्छे नेता। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी थे, नेता लाला लाजपत राय जी थे, हमारे यहाँ जनेश्वर मिश्र लोहिया जी थे, नेता पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, जिनको पूरा देश चाचा जी बोलता था। आप समझिए, आंदोलन करने में आप देखिए महात्मा गांधी जी थे, जिनको पूरा देश, पूरा संसार बापू बोलता है, को झुकना पड़ा। तो देखिए, बात नेताओं से आक्रोश नहीं, इस सत्ता में बैठे लोग किस दंभ में खो जाते हैं कि जिसके बल पर आप सत्ता में आते हैं, आप अपनी सरकार बनाते हैं, आप उन्हीं के इमोशन और उन्हीं युवाओं के सपनों से आप खेलते हैं, पैरों तले रौंदते हैं। तो मेरा रोष जो है सत्ता में बैठे निरंकुश तानाशाह टाइप के लोगों से है, जिनको मतलब इनके सपनों से, इनके मुद्दों से कोई सरोकार नहीं है, इसलिए मेरा रोष था। अच्छा, आप एज भी हो गई है और एक इन सब में देखूं तो आप एक अनुभवी छात्र भी दिखते हैं। उसमें छात्र कहना उचित नहीं रहे क्योंकि अब आपके अटेम्प्ट खत्म भी हो चुके हैं, लेकिन एक ये सीसैट वाला जो मामला एक अच्छा अनुभव रहा है। तो इसके पहले भी समस्याएं हुई होंगी, आप लोगों ने प्रोटेस्ट किया है, तो क्या समाधान कुछ निकलने की संभावनाएं हैं क्या? देखिए, एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट कांग्रेस सरकार में हुआ था। उस समय सेंट्रल में, केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। आप भी 2014 के पहले की बात कर रहे हैं। हाँ। आप देखेंगे कि उस समय सत्ता में कम से कम युवाओं की, लोगों की बात को सुना जाता था, बात को रखा जाता था और लोग आंदोलन करते थे। आप समझिए, आंदोलन तो लंबा खींचा, लेकिन जब आंदोलन सही जगह गया तो उसी समय आपने देखा कांग्रेस की सरकार ने उसको संज्ञान में लिया और 2 अटेम्प्ट कांग्रेस की सरकार ने ही बढ़ाया था। आज सोचिए कि एक आंदोलन वो था, एक समय वो था। आज ऐसा क्या है
कि जब आयोग को लेकर या सीसैट को लेकर जब युवाओं को अपनी कोई बात कहनी होती है तो आप में से कोई भी सुनने के लिए तैयार नहीं होता। उल्टे आप दमनकारी नीतियाँ अपनाते हैं, आप प्रशासन से डराते हैं, आप लाठी पटकवाते हैं। तो काहे का भैया आपका किस लिए हम माने कि आप युवाओं के लिए, जनता के लिए हैं, आप आम व्यक्ति के लिए हैं? तो आप बताइए। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आंदोलन समय समय पर होते रहे, लेकिन इनको तो ईमानदार और आंदोलन से डर लगता है ना, कि इनको लगता है कि लोग हमें हिला देंगे, हमारा तख्ता पलट कर देंगे। तो डरते हैं ईमानदार आवाज़ और आंदोलन को दबाना इन्होंने ही चालू किया, कल्चर चालू किया। तो आज समझिए क्या ऐसा कारण है। अच्छा, मेरा ये सवाल था कि आप लोग, आप में से ही जाके IAS PCS बनते हैं और जो कहीं ना कहीं UPSC का जो पैनल होता है वो सब लोग होते हैं, वहाँ पे आप ही के जैसे ब्यूरोक्रेट लोग ही होते हैं। तो मामला कहाँ पे फंस रहा है? आप लोग की बात पहुँच नहीं रही वहाँ तक, या ऊपर से दबाव है, या कहीं ना कहीं एक दूसरे में कमियाँ इसलिए बात सुलझ नहीं रही है? देखिए, कुछ ब्यूरोक्रेट्स होते हैं जो बहुत संघर्ष करके आते हैं और उनके अंदर जरूरी नहीं, देखिए नैतिक मूल्य जो होते हैं ना, इनके बारे में व्याख्या करना बड़ा मुश्किल होता है। किसकी क्या नैतिकता है, कब किस दशा में वो परिस्थिति में कितना नैतिक रहेगा। यहाँ पर जो मुद्दा है ये है कि आप पद पर जाने के बाद आपके अंदर नैतिकता बचती है कि नहीं, आप अपने संघर्ष के दिनों को याद रखते हैं कि नहीं। पता चलता है कि आप भ्रष्टाचार में, आप किसी की पद पर बने रहने के लिए पद की लोलुपता में आप सत्ता पक्ष की चाटुकारिता करने लगते हैं, आप उसमें खो जाते हैं और उसके हाथ की कठपुतली बन जाते हैं। तो तानाशाह सत्ता जो होती है, आपको बने रहने के लिए उसकी चापलूसी चाटुकारिता करनी होती है। तो आप क्यों बात सुनेंगे? यही मुश्किलात हैं इस समय कि जो ब्यूरोक्रेट्स भी है वो क्यों आपकी बात सुनने के लिए नहीं तैयार है, और सुनते हैं तो उस पर कोई एक्शन रिएक्शन क्यों नहीं हो पाता। तो बड़ा मुद्दा ये है। अच्छा, मेरा एक सवाल और था कि मैंने कई ऑफिसर से बात की जो इस समय IAS PCS हैं, तो इस मुद्दे पे सीसैट को लेकर, तो उन्होंने बोला कि कहीं ना कहीं छात्रों में भी कमी है, क्योंकि हम भी तो थे, सीसैट 2011 से लागू हुआ है, हमने भी एग्जाम दिया, वो तो हमने क्लियर करिए। कहीं ना कहीं बच्चों में पढ़ाई का जो ज्ञान का अनुभव है वो कम होता जा रहा है, इसलिए सीसैट नहीं निकाल पा रहा है। यहाँ तक कि 13 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया, 13-14 लाख, उसमें 14,000 सेलेक्ट तो हुए हैं। तो कहीं ना कहीं बच्चों में कमियां हैं, ऐसा कुछ है क्या? देखिए, अगर कमियां और अच्छाई की बात करेंगे तो मैं एक दो उदाहरण आपको देता हूं। हमारे जानने वाले एक IAS बने, उन्होंने एक बार प्री दिया, निकल गया पहली बार में ही। मेंस दिया उन्होंने, इंटरव्यू नहीं निकला। उसके बाद उन्होंने दूसरी बार प्री दिया, उनका प्री नहीं हुआ। तीसरी बार प्री दिया, नहीं हुआ। एक व्यक्ति उन्हीं के साथ का था, वो कॉमन था हम लोगों का, वो भी परिचित ही था। वो तीनों बार लगातार प्री दिया, मेंस दिया, इंटरव्यू से छट गया। अब बताइए ज्यादा योग्य कौन हुआ? अगर योग्यता की बात करेंगे तो ऐसा नहीं है। आप देते हो, ठीक बात है, अचानक से आपने अच्छा पढ़ा, आपने बहुत योजनाबद्ध तरीके से पढ़ाई किया, आपका हो गया। मैं ये नहीं मानता कि आपका हो गया तो आप बहुत ज़्यादा योग्य हैं। मैं ये मानता हूँ कि जो लगातार मेंस और इंटरव्यू दे रहा है, जो किसी कारणवश थोड़े से कुछ 1-2 अंक से रह जा रहा है, तो कहीं ना कहीं से अपमानिए कि वो भी योग्य है, वो भी उसके अंदर भी गट्स है, कॉन्फिडेंस है, बस वो किसी कारणवश नहीं हो रहा है। कहीं ना कहीं लक साथ नहीं, लक भी होता है। अच्छा, कहीं ना कहीं कुछ ऐसा भी होता है कि जो अचानक से हो सकता है कि कोई कमी रह जाती हो। तो ऐसे कैसे कह सकते कि हम भी होते थे? अरे आप होते थे तो कैसे हुए? आप इस चीज को नहीं समझ रहे हैं, आज वही तो समझने की जरूरत है। सही कह रहे हैं। एक मध्यम वर्गीय, जरूरी नहीं कि आपकी तरह बहुत लोग व्यवस्थित हो, कुछ गरीब परिवार से आते हैं, कुछ लोग आते हैं, वो बात करते हैं, वो तैयारी करते हैं। तो मेरा मानना है कि वो भी गरीब तबके से आते हैं, जो बहुत निहायत गरीब तबके से आते हैं। उनके दिमाग में उनके अंतर्द्वंद क्या होते हैं, उसको क्या आप समझने की कोशिश करते हैं? तो अच्छा, लास्ट में एक सवाल था कि लगातार प्रोटेस्ट चल रहा है, भारी संख्या में लोग भी यहाँ पे हैं, तो अंत में इतना लंबा चौड़ा प्रोटेस्ट होने के बाद उम्मीद है कुछ की बदलाव आएगा, ऐसा कुछ बात पहुँचेगी आप? लड़ाई है, लड़ाई लड़ेंगे। अगर लगातार लड़ाई जारी रहेगी, सत्य अहिंसा के पथ पर चलते हुए ईमानदारी से अपनी बात करेंगे, तो हो सकता है ईमानदारी के सामने उन बेईमानों को झुकना पड़े और झुकेंगे। ओके, थैंक यू। कोई नहीं फिर ठीक। तो हमारे साथ सूरज भैया थे, जिन्होंने अपनी पूरी बात रखी, और खासकर इलाहाबाद से हैं, जो कि फैक्ट्री माना जाता है UPSC का। एक तो दिल्ली का प्रयागराज और दूसरा इलाहाबाद का कटरा, ऐसा ही भैया इलाहाबाद का कटरा और दिल्ली का मुखर्जी नगर कहीं ना कहीं फैक्ट्री माना जाता है UPSC का। तो सूरजभान भैया थे जो कि अपनी बात रख रहे थे। थैंक यू।